अर्थ क्या है? किराया है, उद्यम या मजदूरी है, लाभ भी है और पूंजी भी। क्या उत्पादन के इन कारकों के अलावा आप कहीं और अर्थ को तलाश सकते हैं? विकिपीडिया के अनुसार अर्थशास्त्र में उत्पादन के कारक संसाधन या इनपुट वे होते हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में आउटपुट बनाने के लिए किया जाता है, यानी माल और सेवाएं। उत्पादन के 4 बुनियादी संसाधन या कारक हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी या उद्यम। चलिए आज के इस वीडियो निबंध में हम अर्थशास्त्र के अर्थ को जानने समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ और ऊर्जा के बीच जो अटूट रिश्ता है वह कैसे हमारे अस्तित्व को प्रभावित करता आया है, आइए सोचते हैं। क्या आप ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा और नियमों से परिचित हैं, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है? जूलियस रॉबर्ट वॉन मेयर ने 1842 में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रूप में भी पढ़ा और पढ़ाया जाता रहा है। विकिपीडिया ने ऊर्जा संरक्षण का नियम कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है: किसी अयुक्त निकाय आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है न ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकती है, यांत्रिक कार्य से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, अर्थात ऊर्जा अविनाशी है। क्या अर्थ की उत्पत्ति या विनाश संभव है? अगर होता तो गरीबी क्यों होती? क्यों होती महंगाई? अगर हर सरकार ही देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रण या नोटों और सिक्कों का उत्पादन करती है, तो ऐसा क्यों नहीं करती कि नोट छापने की ही मशीनें कुछ और लगा ले और हम सब में बांट दे? गरीबी भी दूर हो जाएगी और महंगाई नाम की डायन भी हर घर आंगन से भाग खड़ी होगी। हर देश आज खुद को सार्वभौमिक घोषित तो करता ही है, क्या इतना भी नहीं कर सकता? इस सवाल का जवाब है काफी सरल भी है। अपनी कल्पना को आपके सामने रखने से पहले मैं ज्ञानार्थ शास्त्री आपसे निवेदन करता हूं कि यहां अभी आप इस वीडियो को रोककर इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करें। आज मैं आपको इस जवाब की नई व्याख्या से परिचित करवाने की कोशिश करना चाहता हूं। इसलिए अगर आपके पास पहले से एक अवधारणा होगी तो आप नई मिलती सूचनाओं के आधार पर किसी नए निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके पास अपना एक जवाब मौजूद है। आइए अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भौतिकी सिद्धांत को इकोनॉमिक्स पर लागू करने की कोशिश करते हैं। वैसे यह कोशिश नई नहीं है। थर्मोइकोनॉमिक्स की अवधारणा पर चर्चा 1971 में निकोलस जॉर्जेस क्यूरोजन की लिखी किताब द एंट्रोपी लॉ एंड द इकोनॉमिक प्रोसेस से ही शुरू हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि आर्थिक गतिविधियों में उपयोग किए जाने पर सभी प्राकृतिक संसाधनों का अपरिवर्तनीय रूप से ह्रास होता है। परंतु आज तक हुई व्याख्याओं में मुख्यतः थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम को ही आधार बनाया गया है। चलिए थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम से अर्थ निचोड़ने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार ऊर्जा का निर्माण संभव नहीं है, उसी प्रकार अर्थ का भी निर्माण संभव नहीं प्रतीत होता है। फिर क्यों उत्पादन के हर पायदान पर उत्पाद का मूल्य बढ़ता जाता है, अगर उसमें अर्थ का ना कोई निर्माण हुआ ना विनाश? आइए एक व्यावहारिक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स में इस प्रक्रिया को वैल्यू चेन या मूल्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। वैल्यू एडिशन की अवधारणा कुछ इस प्रकार है। एक किसान है, उसने धरती का सीना चीरकर फसल उगाए। मान लीजिए कि उस किसान ने मकई की फसल उगाई थी, जिसकी कीमत मौजूदा अर्थव्यवस्था ने 100 रुपए प्रति किलो निर्धारित की। इससे ज्यादा मुद्रण वह किसान नहीं कमा सकता है। अब बाजार में मकई पहुंची, थोक में खरीदने पर उसका दाम 120 रुपए हो गया और वही भुट्टा अब ग्राहकों को 150 रुपए में मिल रहा है। क्या इस बीच में कहीं अर्थ का निर्माण हुआ? भुट्टा तो वही है जो खेत से निकला था। फिर कीमत क्यों बढ़ी? जवाब सरल है, लॉजिस्टिक्स या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कारण उत्पाद का मूल्य बढ़ा। भुट्टे को हमारे घरों तक पहुंचने में उत्पाद के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया, फिर भी मूल्य में वृद्धि देखने को मिली। अब सोचिए उसी मकई की फसल को किसी पॉपकॉर्न बनाने वाली कंपनी ने थोक भाव में खरीदा और बाजार में लेकर आई, जिसका दाम अब 200 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। इस बार उत्पाद की कीमत में हुई वृद्धि में प्रोसेसिंग का भी योगदान है। भुट्टे की शक्ल सूरत तक बदल चुकी है, दाने फूट चुके हैं और भी स्वादिष्ट हो चुके हैं।
पर अभी भी है तो वही भुट्टा जो खेत से निकला था। अब वही पॉपकॉर्न जब आपने पीवीआर में मूवी के दौरान खाया तो उसकी कीमत आपने 8,363.64 प्रति किलो का अदा किया। अचानक यह क्या हो गया? आप भी इस अर्थव्यवस्था में हो रही वैल्यू एडिशन की व्याख्या कर सकते हैं। कुछ मजेदार हो तो टिप्पणी कर हमें बताना ना भूलें। अब यह सोचिए कि भुट्टा कहां से आया। एक बीज, थोड़ी सी जमीन, धूप, पानी और एक किसान की शारीरिक ऊर्जा, क्या इससे ज्यादा कुछ खर्च हुआ होगा? क्या आर्थिक उत्पादन के हर चरण पर ऊर्जा ने सिर्फ अपना रूप ही नहीं बदला है? ऊर्जा और उसका उपयुक्त मुद्रण ही क्या किसी अर्थव्यवस्था में अर्थ की बुनियाद नहीं है? इस आधार पर उत्पादन के कारकों में ही अर्थ का संचार संभव जान पड़ता है। लाभ और नुकसान की दौड़ में भागती आधुनिक दुनिया भी अर्थ के इसी आधार पर तो भाग रही है। क्या भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी के अतिरिक्त आय की कोई संभावना भी है? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ, धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। यह कोई संयोग तो नहीं होगा कि हमारे बुद्धिजीवियों ने इकोनॉमिक्स की अवधारणा के केंद्र में अर्थ को रखा होगा। अर्थ का उपयोग संदर्भ पर निर्भर करता है। साहित्य में हर शब्द का अर्थ होता है। सोचिए, पहले शब्द आए होंगे या उनका अर्थ? संभवतः पहले अर्थ ही आया होगा, जैसे अंडा पहले आया है। जब अपने विचारों के आदान प्रदान में अर्थ की अनुपलब्धि का बोध होता है, तभी तो साहित्य ही नहीं विज्ञान भी नए नए अर्थ और शब्द रचते आए हैं। भारतीय दर्शन में जिस पुरुषार्थ को व्यक्तिगत और व्यावहारिक जीवन के केंद्र में रखा गया है, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शामिल हैं। अर्थ की उपलब्धि के बिना मोक्ष भी कहाँ संभव है? ज्ञानाकर्षण की पहली परिक्रमा का समापन हम पुरुषार्थ की व्याख्या पर करते हैं। क्या पुरुषार्थ हमारे जीवन का व्यावहारिक लक्ष्य नहीं है? आइए देखते हैं। पुरुषार्थ का पहला चरण है धर्म। धर्म क्या है? पुरुषार्थ के संदर्भ में इसकी व्याख्या विकिपीडिया पर कुछ इस प्रकार उपलब्ध है। धर्म कोई उपासना पद्धति न होकर एक विराट और विलक्षण जीवन पद्धति है। यह दिखावा नहीं, दर्शन है। यह प्रदर्शन नहीं, प्रयोग है। यह चिकित्सा है मनुष्य को आधि, व्याधि, उपाधि से मुक्त कर सार्थक जीवन तक पहुंचाने की। यह स्वयं द्वारा स्वयं की खोज है। धर्म ज्ञान और आचरण की खिड़की खोलता है। धर्म आदमी को पशुता से मानवता की ओर प्रेरित करता है। अनुशासन के अनुसार चलना धर्म है। हृदय की पवित्रता ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। धर्म का सार जीवन में संयम का होना है। अर्थ की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। शास्त्रों ने अर्थ को मानव की सुख सुविधाओं का मूल माना है। चाणक्य सूत्र के अनुसार धर्म का भी मूल अर्थ है। सुख प्राप्त करने के लिए सभी अर्थ की कामना करते हैं। इसलिए आचार्य कौटिल्य त्रिवर्ग में अर्थ को प्रधान मानते हुए इसे धर्म और काम का मूल कहा है। भूमि, धन, पशु, मित्र, विद्या, कला व कृषि सभी अर्थ की श्रेणी में आते हैं। काम से परिचय हमारा पुराना है। क्रिया के बिना चेतना निर्जीव होती जाती है। इस संदर्भ में काम की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। काम ज्ञान के माध्यमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आत्मा से संयुक्त मन से अधिष्ठित तत्व चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण तथा इंद्रियों के साथ अपने अपने विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध में अनुकूल रूप से प्रवृत्ति काम है। अंत में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तब मोक्ष तो हम सबका इंतजार कर ही रहा है। चलिए, यहाँ मैं ज्ञानार्थ शास्त्री आपको आपकी कल्पनाओं के साथ अकेला छोड़ने की अनुमति चाहूंगा। आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियों के आधार पर हम ज्ञानाकर्षण की अगली परिक्रमा का निर्धारण करेंगे। वैसे अगले चरण में हम इन विविध विधाओं की बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं और एक आदर्श समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की कल्पना में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। काल्पनिक नहीं तो यह लोकतंत्र और क्या है? सोचते रहिए और उससे भी जरूरी है खुद को अभिव्यक्त करने का रास्ता तलाशिए। अर्थ नहीं ना सही पर मूल्य का निर्धारण हमारी अवधारणाएं और कल्पनाएं ही तो कर सकती हैं। अगले चरण के साथ जल्द मिलते हैं।